नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट विद एमएस में। आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो रीट में, सी टेट में, एस टेट में, एमपी टेट में, यूपी टेट में, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, डीएसएसबी, छत्तीसगढ़ टेट, बाकी सभी परीक्षाओं में जितने भी मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से भी जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है और जो एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला के बारे में आज बात करेंगे। और मैं आपके लिए 20 प्रश्न लेके आया हूँ और इन 20 प्रश्नों के बारे में आपको जांच करनी है कि आप इनमें से कितने सही कर पाते हैं 20 प्रश्नों में से। और आपके लिए टाइमर भी लेके आया हूँ कि आपको 20 सेकंड का टाइम दिया जाएगा और 20 सेकंड में आपको प्रश्न का सोच के उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद एमएस। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आता है, यह है आपका पहला प्रश्न। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, चार्ल्स एडवर्ड स्पेरमैन और डेविड वेसलर। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया? तो इसका प्रश्न का आंसर बताइए। अल्फ्रेड बिने, रॉबर्ट स्टर्न। चलिए हाँ, जवाब दीजिए। टाइम होता है आपका समाप्त। तो इसका सही आंसर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो है अल्फ्रेड बिने, जिन्होंने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था 1905 में। कब किया था? 1905 में। किसके साथ? बिने ने साइमन के साथ मिलकर 1905 में बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था और 1908 में मानसिक आयु संपर्क दिया था। तो वो थे अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अब आपको एक बात बता दूं कि इन प्रश्नों में क्रमांक नहीं दिए गए हैं। क्रमांक इस टाइप से लिए गए हैं कि एक प्रश्न यहाँ से ले लिया, एक प्रश्न यहाँ से ले लिया, इस टाइप से लिए गए हैं। इसमें मतलब क्रमांक नहीं है। और आप ध्यान रखना, पूरे 20 प्रश्न है बिना क्रमांक के, लेकिन जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही लाया, क्रमांक से नहीं लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि आपका टाइम खराब करना हमारा मकसद नहीं है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वयं की भावनाओं तथा संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? मतलब अपनी भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। ये हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि सिद्धांत से प्रश्न है। तो आप इसके बारे में बताइए कौन सा इसका सही आंसर होगा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सॉरी। तो बताइए स्वयं की भावनाओं तो स्वयं को नियंत्रित करने से संबंधित बुद्धि को क्या कहा जाता है? क्या व्यक्तिक, जो हार्वर्ड गार्डनर ने वो बुद्धि सिद्धांत दिया था, उन्होंने सेल्स पहले 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी, फिर 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। तो यह प्रश्न वहीं से उठाया गया है। तो आपका समय समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। जो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि है वो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई बुद्धि है, जिन्होंने पहले 7 बताई थी, फिर 8 बताई और फिर 9 प्रकार बताए बुद्धि के। तो इसका मतलब हो गया, जो अपनी भावनाओं और संवेगों को नियंत्रित करने से संबंधित होती है वो होती है अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न, बाल केंद्रित जो शिक्षा है उसकी आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। माता पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, माता पिता कम योग्य हैं, शिक्षकों की बेहतर योग्यता है, शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। एमएसटीआईटी में पूछा गया प्रश्न है। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए इसका आंसर, जवाब दीजिए। शाबाश शाबाश, दीजिए जवाब सभी। बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता मुख्यतः निम्न कारण से बढ़ गई है। सही आंसर आ रहा है, लगभग बच्चों का सही आंसर आ रहा है। तो आपका समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है वो है शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है। ये बात गलत है कि माता पिता को बच्चों के लिए समय नहीं, ये बात गलत होगी। माता पिता कम योग्य है, ये बात भी गलत है। शिक्षकों की बेहतर योग्यता है, ये बात भी गलत है। इसका मतलब शिक्षक संपूर्ण विकास के लिए अधिक सुसज्जित है, इसलिए बाल केंद्रित शिक्षा की आवश्यकता इस कारण से बढ़ गई है। नेक्स्ट प्रश्न, शिक्षार्थी स्वायत्ता। शिक्षार्थी स्वायत्ता किसकी विशेषता है? यह औपचारिक शिक्षा की विशेषता है, पारंपरिक शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, समावेशी शिक्षा। तो आपका समय शुरू होता है अब। आपको जवाब देना है इसका। क्या जवाब होगा? शिक्षार्थी स्वायत्ता किसकी विशेषता है?
औपचारिक शिक्षा मतलब हो गया फॉर्मल एजुकेशन। पारंपरिक शिक्षा का मतलब जो प्राचीन समय में शिक्षा चल रही थी उसका से मतलब है। प्रगतिशील शिक्षा प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जॉन डीवी। और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ये हो गया अपना, टाइम समाप्त हो गया। अब ये इसका सही आंसर होगा, वो होगा प्रगतिशील शिक्षा। औपचारिक शिक्षा होगा नहीं, क्या पारंपरिक शिक्षा होगा नहीं, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन कह सकते हैं, लेकिन जब तक ऑप्शन में प्रगतिशील शिक्षा है, इसका मतलब जिन्होंने जॉन डीवी ने बल दिया है प्रगतिशील शिक्षा, व्यवहारिक शिक्षा जिसको बल दिया गया है, वो शिक्षा की स्वायत्ता विशेषता इसमें बालक स्वयं सीखता है, वो होती है प्रगतिशील शिक्षा। और समावेशी शिक्षा का मतलब होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें सभी बच्चों को एक साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है, वो होती है समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है, वाइगोट्स्की का काम खालिस्तान में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। मतलब कौन सी शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है, किसका, वाइगोट्स्की का जो सिद्धांत है वो कौन सी शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। संज्ञानात्मक विकास वाले शोधकर्ताओं में, भावनात्मक बुद्धि में शोधकर्ताओं के, शैक्षणिक कौशल में, चिंतनशील अभ्यासों में। एमएस स्टेट में पूछा गया प्रश्न है। आपका समय शुरू होता है अब, जवाब दीजिए। एमएस स्टेट 9 मार्च 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वाइगोट्स्की का काम कौन सी शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है, इसका आपको आंसर बताना है। राइट आंसर दीजिए। आपका समय समाप्त होता है। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा संज्ञानात्मक विकास। वाइगोट्स्की और जो जीन पियाजे है, उन्होंने दोनों ने संज्ञानात्मक विकास में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और बाकी जितने भी आगे शोधकर्ता हैं उनके लिए इनका सिद्धांत नींव का काम करता है। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास को कार्य किया है, तो इसका सही आंसर हो गया संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है कि संयुक्त कोशिका में गुणसूत्र के जोड़े कितने होते हैं। 22 जोड़े होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 24 जोड़े होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। समय शुरू होता है अब। सामान्य संयुक्त कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि ये साइंस में भी आता है और मनोविज्ञान में भी, जो जैविक कारक अपने उनका टॉपिक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय समाप्त होता है। और इसका सही आंसर है वो है 23। जो हमारी सामान्य संयुक्त कोशिका होती है उसमें 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, मतलब दो दो के जोड़े पाए जाते हैं, जिनमें गुणसूत्रों में दो दो के जोड़े पाए जाते हैं। मतलब ऐसे गुणसूत्रों के जोड़े पाए जाते हैं, तो दो दो के जोड़े पाए जाते हैं। इसका टोटल कितने गुणसूत्र हो गए, 46। पूछ ले कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 46। कितने जोड़े पाए जाते हैं, तो 23। तो इसका सही आंसर हो गया 23। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग का निर्धारण होता है माता पिता द्वारा, पिता द्वारा, माता द्वारा, इनमें से कोई नहीं। बिहार टेट में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके लिए समय शुरू होता है अब। बताइए इसका सही आंसर क्या है। लिंग का निर्धारण किससे होता है। वैसे लिंग का निर्धारण आप सामान्य में बात करें तो बालक का जन्म या बालिका का जन्म में योगदान माता पिता दोनों का होता है, लेकिन पूछा लिंग का निर्धारण किससे होता है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। समय होता है समाप्त। लिंग का निर्धारण किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो गया पिता द्वारा। जो पिता द्वारा लिंग का निर्धारण होता है। आपको पता होगा माता में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं और पिता में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं। लेकिन अगर बालिका का जन्म होगा या बालक का जन्म होगा, ये डिपेंड करते हैं पिता के गुणसूत्रों पर। अगर पिता से X गुणसूत्र आ रहा है तो बालिका का जन्म होगा, और पिता से Y गुणसूत्र आ रहा है तो बालक का जन्म होगा। तो इसमें लिंग का निर्धारण कौन करता है, पिता करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वंशानुक्रम और वातावरण के संबंध का व्यक्ति के वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से किसके अनुसार होता है। एक के अनुसार होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हरियाणा टेट में पूछा गया है, वंशानुक्रम प्लस वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम व्यक्ति को प्रभावित करता है, वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। वंशानुक्रम और माइनस वातावरण, वो माइनस नहीं है, ये ओब्लिक है। वंशानुक्रम और वातावरण की जो अंतर क्रिया है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। इनमें से आपको बताना है। समय शुरू होता है अब। सोच के बताइए, जल्दी दीजिए जवाब। क्या जवाब होगा इसका। वंशानुक्रम और वातावरण व्यक्ति के प्रवृत्ति पर प्रभाव किस प्रकार पड़ता है, प्लस में पड़ता है या अंतःक्रिया का प्रभाव पड़ता है। इस माइनस का मतलब ये माइनस नहीं है, ये डेस है। वंशक्रम और वातावरण की जो अंतःक्रिया है वो व्यक्ति को प्रभावित करता है। इसका मतलब कहने का मतलब ये है। समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है डी, वंशक्रम और वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है,
सिपेलोकोडल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। ये एक बार रेट में भी पूछा जा चुका है, एमपी टेट में पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो एक तो प्रोक्सिमोडिस्टल एक सिपेलोकोडल प्रवृत्ति है, उसके सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है सिर से पाँव की ओर, पाँव से सिर की ओर, निकटवर्ती से लेकर दूरवर्ती की ओर, दूरस्थ अंग से लेकर निकटवर्ती अंगों तक। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए, जल्दी दीजिए जवाब। जो सिपेलोकोडल है, सिपेलोकोडल एक आता है प्रोक्सिमोडिस्टल। समय होता है आपका समाप्त। तो एक तो आता है प्रोक्सिमोडिस्टल, एक आता है सिपेलोकोडल। जो सिपेलोकोडल प्रवृत्ति है उसका तो मतलब होता है सिर से पाँव की ओर। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, सिर से पाँव। और जो प्रोक्सिमोडिस्टल है वो होता है पाँव से सिर, सॉरी पाँव से सिर की ओर नहीं, वो होता है निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर। यह निकट से दूर की ओर या केंद्र से परिधि की ओर होता है, उसे बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल। क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमोडिस्टल। तो याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट टर्म है, इंग्लिश की टर्म है। जो सिपेलोकोडल है उसको मस्तकाधोमुखी भी कहते हैं और निकट दूरवर्ती बोलते हैं प्रोक्सिमोडिस्टल को। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। चढ़ना, कुलाचे मारना, दौड़ना, लिखना। अब उत्कृष्ट मोटर कौशल का मतलब हो गया फाइन मोटर स्किल। इसमें इंग्लिश में आप हिंदी में नहीं समझ आए तो इंग्लिश में समझ सकते हैं। जो फाइनल मोटर स्किल है उसके बारे में बात की जा रही है। किसके बारे में बात की जा रही है, फाइनल मोटर स्किल में। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए, टाइम शुरू होता है अब। कौन सा जो है उत्कृष्ट मोटर स्किल है। आपने दो मोटर स्किल, एक तो ग्रोस मोटर स्किल पर डाला स्थूल मोटर कौशल, या उत्कृष्ट या महीन या सूक्ष्म गतिक कौशल है, उसका उदाहरण पूछा है। सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है, फाइन मोटर स्किल कौन सा है, ये पूछा है। अब इसने फाइन लिख दिया, ट्रांसलेट में दिक्कत हुई है, तो इसका आंसर कौन सा है। तो इसका सही आंसर है, टाइम होता है समाप्त, लिखना। जो लिखना है वो क्या है, वो उत्कृष्ट मोटर कौशल है। जो चढ़ना, दौड़ना, कुलाचे मारना, ये सब क्या है, स्थूलगामक कौशल है। तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास, सॉरी गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। मतलब जो गिरोह की अवस्था है, जो गैंग एज है, गिरोह अवस्था का मतलब हो गया गैंग एज, वो कौन सी आयु वर्ग की या विलंब विकास से संबंधित है। तो 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण, 16 से 19 वर्ष एवं संज्ञानात्मकता। तो इसका टाइम शुरू होता है अब। तो बताइए कौन सा है जो गिरोह अवस्था, जो गैंग एज होती है, वो कौन सी आयु वर्ग से संबंधित है। और जो विलंब विकास है, मतलब जिस टाइम कौन सा विकास होता है, ये आपको बताना है। बताइए, जल्दी बताइए। टाइम समाप्त होता है आपका। इसका सही आंसर है वो है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। क्योंकि जो गिरोह अवस्था गैंग एज आती है वो आती है उत्तर वाले अवस्था में, और उत्तर वाले अवस्था का समय होता है 8 से 10 वर्ष। और इस काल में समाजीकरण बालक सीखता है, समाज में रहना सीखता है, गिरोह में रहना सीखता है, गैंग एज बनाता है। तो ये अवस्था होती है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। तो इसका सही आंसर है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। यूपी टेट में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। नवजात शिशु का भार होता है, मतलब नवजात शिशु का भार कितना होता है, 8 पौंड, 7 पौंड, 9 पौंड, 6 पौंड। टाइम शुरू होता है अब। बताइए कौन सा 8 पौंड, 7 पौंड, 9 पौंड और 6 पौंड। जल्दी से आंसर दीजिए। कितना होता है नवजात शिशु का भार। टाइम समाप्त होता है आपका। तो इसका सही आंसर है वो है 7 पौंड। तो नवजात शिशु का भार होता है वो 7 पौंड होता है। और अगर किलो में बात करें तो 3.14 kg ये होता है इसका भार। जो 1 पौंड होता है उसका मतलब होता है 0.454 किलोग्राम, मतलब आधे किले के आसपास होता है, आधा किग्रा के आसपास होता है 0.454 kg। और 7 पौंड का मतलब हो गया 3.14 kg।
याद रखना 7 नवजात शिशु का भार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ये परिभाषा है बिगे एवं हंट की परिभाषा है कि बिगे एवं हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा, हर बार पूछा जाता है। तो परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसकी विशेषता है? खालिस्तान में आपको बढ़ना है शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था और बाल्यावस्था। समय शुरू होता है अब। बताइए विज्ञ व हंट ने किसके बारे में यह परिभाषा दी है कि इनकी विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से अगर व्यक्त करना चाहिए, एक शब्द में अगर व्यक्त करना चाहिए, किसी इस अवस्था को अगर एक शब्द में व्यक्त करना चाहिए तो वो होता है परिवर्तन। इसका सही आंसर बताना आपको कौन सी होती है वो अवस्था। तो समय होता है आपका समाप्त। तो ये सही आंसर है किशोरावस्था। जो किशोरावस्था होती है वो है, बीगे हंट ने कहा है कि जो किशोरावस्था है उसकी विशेषताओं का सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करना है तो उसे एक शब्द में व्यक्त करना है तो वो का परिवर्तन। क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, सब परिवर्तन पाए जाते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। इस वजह से इसको एक शब्द में अगर व्यक्त करना है तो परिवर्तन। किसकी परिभाषा है? बिगे व हंट की। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एवं सेकंड ग्रेड में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? 640 दिन, 280 दिन, 150 दिन, 390 दिन। समय शुरू होता है अब। बताइए कितने दिन लगते हैं? एक गर्भ में अगर बालक विकसित हो रहा है तो उसको कितने दिन लगते हैं? 280 दिन लगते हैं, 150 दिन लगते हैं, 390 दिन लगते हैं, 640 दिन लगते हैं। सही आंसर क्या है? जल्दी से जवाब दीजिए। समय होता है समाप्त आपका और इसका सही आंसर है 280 दिन। आपको पता होगा कि गर्भ में अगर कोई बालक विकसित हो रहा है उसको 40 वीक्स या 40 सप्ताह या 280 दिन या 9 मंथ 10 दिन, कुछ भी आ सकता है परीक्षा में। 9 मंथ 10 दिन तो भी 280 दिन है। 40 वीक्स का मतलब भी 280 दिन होता है। और याद रखना 280 दिन है गर्भ में बालक को विकसित होने में लगते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो इसका सही आंसर बताइए। टाइम शुरू होता है अब। आप जवाब दीजिए कि बाल मनोविज्ञान क्या कहता है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट है या कुछ बच्चे विशिष्ट है या सारे बच्चे एक जैसे हैं या कुछ बच्चे एक जैसे हैं। तो इसका आप आंसर बताइए कि कुछ बच्चे एक जैसे हैं या सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। ये दोनों आंसर तो नहीं होंगे। समय समाप्त होता है आपका और इसका सही आंसर है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं ये नहीं कह सकते, सारे बच्चे एक जैसे तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये तो व्यक्तिगत भिन्नता जो टॉपिक पढ़ते हैं, मतलब प्रत्येक बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सही आंसर होगा प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षणिक मनोविज्ञान है उसके खालिस्तान के माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। मतलब जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो शिक्षा में योगदान किस में माध्यम से देता है? विद्यार्थी की समस्याओं को समझने में, शिक्षक की समस्याओं को समझने में, पाठ्यक्रम को समझने में, शैक्षिक समस्याओं को समझने में। एच टेट में पूछा गया है, अभी 2019 में 11 फरवरी को पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए। समय शुरू होता है अब। मतलब जो शैक्षणिक मनोविज्ञान है वो उसके माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है। किसके माध्यम से शिक्षा में योगदान देता है? तो ये विद्यार्थी की समस्याओं को समझता है, जरूर समझता है विद्यार्थी की समस्याओं को, शिक्षक की समस्याओं को भी समझता है, पाठ्यक्रम को भी समझता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जवाब दीजिए, टाइम समाप्त होता है आपका। तो इसका सही आंसर है वो है शैक्षणिक समस्याओं को समझने में, शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। क्योंकि जो शैक्षणिक समस्याएं हैं उनको समझने में शैक्षणिक मनोविज्ञान योगदान देता है। क्योंकि जो विद्यार्थी की समस्याएं हैं, शिक्षक की समस्याएं हैं, पाठ्यक्रम समस्याएं हैं, वो सभी ये तीनों ऑप्शन इस ऑप्शन में सम्मिलित कर लिए गए हैं। इसका मतलब सही आंसर हो गया शैक्षणिक समस्याओं को समझने में। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास में गुणात्मक परिवर्तन की पहचान। बाल विकास में जो गुणात्मक परिवर्तन की पहचान है वो करे। मतलब जो 4 ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा जो गुणात्मक परिवर्तन को दर्शा रहा है? वजन, दृष्टि, बाल और दांत, इनमें से कौन सा है जो गुणात्मक परिवर्तन की बात कर रहा है? तो बताइए सही आंसर क्या है इसका। टाइम शुरू होता है अब। मतलब जो वजन बढ़ रहा है क्या वो गुणात्मक परिवर्तन है? क्या दृष्टि है वो गुणात्मक परिवर्तन है? क्या बाल है बढ़ रहे हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है? क्या दांत आ रहे हैं वो गुणात्मक परिवर्तन है? इनमें से कौन सा जो गुणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत आता है वो आपको बताना है।
तो समय समाप्त होता है आपका और इसका सही आंसर है दृष्टि। जो दृष्टि है वो गुणात्मक परिवर्तन है। बाकी अगर वजन की बात करें तो ये मात्रात्मक परिवर्तन है। अगर बाल बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये भी मात्रात्मक परिवर्तन है। अगर दांत आ रहे हैं इसका मतलब ये भी मात्रात्मक परिवर्तन है। लेकिन अगर दृष्टि बढ़ रही है इसका मतलब ये गुणात्मक परिवर्तन है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, बाल विकास से तात्पर्य खालिस्तान और खालिस्तान परिवर्तनों से हैं जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मतलब जो जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत के बीच तक होते हैं वो बाल विकास का तात्पर्य क्या है। समय शुरू होता है आपका अब। चारों ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। मतलब कौन कौन सा है जो बाल विकास में जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से है। क्या बाल विकास का तात्पर्य गुणात्मक, अनुभवजन्य और मात्रात्मक परिवर्तनों से है। क्या बचपन, वयस्कावस्था और किशोरावस्था से है। बचपन, जल्दी और देर से है। इसका सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। समय आपका समाप्त होता है। इसका सही आंसर है वो जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक से है। मतलब बाल विकास से तात्पर्य जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तनों से हैं जो जन्म और किशोरावस्था के अंत के बीच होते हैं। मतलब जो जैविक परिवर्तन होते हैं, जो मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, जो भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, इनके बारे में बाल विकास से तात्पर्य ये है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग, रिक्त स्थान के लिए सही कथन का चयन कीजिए। मतलब यहाँ एक रिक्त स्थान दिया गया है, इसके बारे में आपको बताना है। ये रिक्त स्थान आपको बढ़ना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। मतलब इस रिक्त स्थान में संज्ञानात्मक मनोप्रेरणा दे रखा है। ब्लूम्स ने 3 डोमेन बताए थे और ये कौन सा डोमेन है इसके बारे में आपको बताना है। संज्ञानात्मक एवं मनोप्रेरणा, ज्ञानात्मक, भावात्मक और शारीरिक क्षमता, इनमें से कौन सा रिक्त स्थान के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए ये आपको बताना है। कि ब्लूम्स डोमेन ऑफ लर्निंग में जो संज्ञानात्मक और मनोप्रेरणात्मक 2 तो दिए हैं और एक तीसरा आपको बताना है कि इसमें कौन। समय समाप्त होता है आपका और ये तीसरा है वो है भावनात्मक, जिसे बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। एक हो गया ज्ञानात्मक, एक हो गया मनोप्रेरणा, मनोचालक, तीसरा हो गया भावनात्मक। तो ये 3 ब्लूम्स ने दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। मतलब इनको सुमेलित करने हैं। सर्वदर्शी साधनों से ये प्रश्न आया है तो आपको सुमेलित करना है। मतलब जो स्लाइड है वो किससे संबंधित है। टीवी, चार्ट, आवाज़ रिकॉर्डर, दृश्य साधन, सर्वे साधन, दृश्य सर्वे और साधन, इनमें से आपको सुमेलित करना है। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। लास्ट प्रश्न है। अगर आप इन सब की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट विद MS, अपना चैनल का लोगो है और आप PDF ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे। समय आपका समाप्त होता है। इसका सही आंसर है वो देखते हैं क्या सही आंसर है। जो स्लाइड है वो एक साधन के अंतर्गत आएगी। किसके अंतर्गत, साधन या यंत्र के अंतर्गत आएगी। और जो टीवी है वो दृश्य सर्वे साधन के अंतर्गत आएगा। और जो चार्ट है वो आएगा, जो स्लाइड है वो आएगी साधन के अंतर्गत। जो टीवी है वो आएगा दृश्य सर्वे साधन के अंतर्गत। जो चार्ट है वो आएगी दृश्य साधन के अंतर्गत। और जो आवाज़ रिकॉर्डर है वो आएगी सर्वे साधन के अंतर्गत। इसका मतलब स्लाइड में 4th, 3rd, 1st और 2nd। तो इसका मतलब सही आंसर इसका हो गया ये ए, 4th, 3rd, 1st, 2nd। ये इसका सही आंसर है 82 का। तो ये आपके थे 20 प्रश्न। अब आपको 20 प्रश्नों में से कितने सही हो रहे हैं ये आप बताना कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 20 में से 15 से लेकर अगर 20 के बीच सही हो रहे हैं इसका मतलब आपकी तैयारी बढ़िया है। आपको जो रणनीति आप फॉलो करें उसी रणनीति को फॉलो करना चाहिए। यह नहीं कहूँगा कि आप पढ़ाई छोड़ दो, क्योंकि पढ़ाई नहीं छोड़ना है, कंटिन्यूटी रखनी है। और आप जो रणनीति फॉलो कर रहे हैं वही रणनीति फॉलो करते जाइए। आप बेस्ट पढ़ रहे हैं ये इन प्रश्नों से आपको पता चलेगा। क्योंकि ये एक परीक्षा की नहीं है, ये सभी देश की जितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती हैं, जो जितनी भी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं होती हैं, उन सभी के प्रश्न लिए गए हैं। तो इसका आप 20 में से आप खुद का आंकलन कीजिए कितने आपके सही हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में आप बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, मैंने बता दिया। धन्यवाद।